महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने बीजेपी नेता पंकजा मुंडे से खास बातचीत की। सुनिए। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार बस अब उसमें कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। बीजेपी की पंकजा मुंडे जी हैं, बीड़ से आती हैं और अभी परली में इन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया है अपनी बहन प्रीतम मुंडे और अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे के साथ में। उनके लिए उन्होंने सभा को संबोधित किया है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनसे कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को वो कैसे देखती हैं। मैम, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। मैम, 15 साल में ऐसा पहली बार है जब आप विधानसभा के चुनाव में एक कैंडिडेट के तौर पर नहीं आई हैं, तो किस तरह से इसको देखती हैं? मैं इसको मेरी एक आदत है, जो भी चीज परोसी जाती है मैं उसमें नुक्स नहीं निकालती हूँ। तो मुझे लगता है एक परिस्थिति है जिसमें मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, पर मैं ऑलरेडी MLC हो चुकी हूँ और मुझे बहुत लोगों को चुनाव लड़ाना है या मुझे बहुत लोगों के चुनाव को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए छोटा सा योगदान देना है, तो मैं वो एकदम फ्री माइंड से दे पा रही हूँ। तो मैं इसको एक अलग अनुभव की तरह देख रही हूँ। मेरे कार्यकर्ता जरूर दुखी है क्योंकि जनसंघ से लेकर हमारे चुनाव क्षेत्र में हमने कमल ही खिलाया है, तो अभी बहुत जगहों पर कमल नहीं है, तो उनका भी मनोबल बढ़ाने का काम कर रही हूँ। मैम, कोई अफसोस बीजेपी परली की सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है? आपके अलायंस पार्टनर NCP AP को सीट गई है। आपने अभी अपने भाई के लिए भी कैंपेन किया। 2019 में आप उनके समक्ष चुनाव लड़ी थी, आपने उनको शिकस्त दी थी और इस बार आप उन्हीं के लिए कैंपेन कर रही हैं, तो कैसे ये सारे समीकरण चेंज हो रहे हैं इधर? 10 साल मैं यहाँ विधायक रही और एक बार मैंने उनको हराया, एक बार उन्होंने मुझे हराया और अभी ऐसे कुछ परिस्थितियां बनी कि हम साथ में आए, हमारी पार्टियां साथ में आई और क्योंकि वो यहाँ के सिटिंग MLA है तो नेचुरली सिटिंग जो है उसको ये सीट गई है और ये सब राज्य में हुआ है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट करके, कार्यकर्ताओं को थोड़ा समय लगा, एक्सेप्ट करके मैं काम कर रही हूँ ताकि मैं राज्य में बहुत फोकस कर पाऊँ। शायद आज मेरी 35 सभाएं पूरी हुई पूरे राज्य में। एक स्टार प्रचारक रही हूँ मैं 2009 से मैं स्टार प्रचारक हूँ और हर बार एक सभाओं का बड़ा सा जिम्मेदारी मेरे ऊपर एक रहती है, तो वो मैं पूरी कर रही हूँ और मुझे ऐसे कुछ अलग अब नहीं लग रहा है, थोड़ा शुरुआत में लग रहा था। मराठवाड़ा की जगह है ये, कुल 8 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं इसमें, टोटल 46 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो उनमें से 8 में से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत कर ले गई थी यहाँ से, उसमें हाल ही में 2024 वाले लोकसभा चुनाव में। यहाँ मराठवाड़ा में मराठा वर्सेस OBC की एक फाइट बहुत चरम पे आ चुकी है, आमने सामने है। तो इस पे आपको क्या लगता है, किस तरह से लोग यहाँ पर मराठा वर्सेस OBC की फाइट में किस तरह से वोटिंग का पैटर्न क्या होगा? देखिए, हर चुनाव का अपना पैटर्न होता है। हमारे पार्लियामेंट्री चुनाव में एक परिस्थिति जन्य चुनाव था वो, और इसलिए वहाँ की परिस्थिति अलग थी। मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरह परिस्थिति बदल गई है, पर मुझे लगता है कि उसमें सुधार जरूर आ गया है। विधानसभा में कैंडिडेट्स का नंबर भी बढ़ता है, लोकसभा में ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, इसमें कैंडिडेट्स का नंबर है ज्यादा, लोकल चुनाव हो जाता है, तहसील के लेवल पे होता है, तो इस बार इतना प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि हर चुनाव क्षेत्र में होगा। मोस्टली सारी जगह पे ट्रायंगुलर फाइट है, कहीं कहीं तो 4-4, 5-5 बड़े बड़े कद्दावर नेता खड़े हैं, तो इस बार वोट डिवीजन होगा और डिफरेंस ऑफ वोट कम होगा, ऐसे मुझे लगता है। मैम, मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले हमने देखा था बीजेपी किस तरह से माधव फॉर्मूला अपनाती थी, माली, धोबी और वनजारी जो कम्युनिटी है उनको लेकर। तो क्या बीजेपी जो OBC के वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करके फिर कुछ इसी तरह का फॉर्मूला पे काम कर रही है ताकि जो OBC के वोटर्स दूर गए इस बार लोकसभा चुनाव का ये फॉर्मूला, बीजेपी के जन्म जब हुआ तब बीजेपी एक उच्च वर्णियों की पार्टी है, ये सिर्फ व्यापारियों की पार्टी है, ये ब्राह्मण बहुल पार्टी है, ऐसा एक बीजेपी का चेहरा था। उस चेहरे को बदलने के लिए बहुत सारे विभागों में बहुत सारे नेता आए, मतलब राजनाथ जी आए,
कल्याण सिंह जी उस समय वहां आए, उमा भारती जी आए, वैसे ही प्रमोद जी और मुंडे जी एक युवा जोड़ी दोस्तों की यहाँ आए और उन्होंने इस चेहरे को बदलने की कोशिश की और बहुत नए चेहरे हमारे साथ जोड़े। तब के सारे नेताओं ने मिलकर पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाया, वोट बेस को बढ़ाया। आई वुड नॉट, मैं उसको वोट बैंक कभी नहीं कहूंगी, मैं उसको वोट बेस कहूंगी क्योंकि बेस हमेशा रहता है, बैंक कम ज्यादा। तो उसके लिए वो फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला अब मैं सोचती हूँ कि अब अलग इसको मैं सोचती हूँ विकास के तत्वों पर ये फॉर्मूला को हम देखते हैं कि जिस विकास का मुद्दा लेके हम जाए और लोग हमें विकास के नाम से स्वीकारे, तो वो माधव ऐसे अलग अलग तभी प्रयोग हुए थे। तो उसको बहुजन, उसमें सब थे, मराठा भी थे, सब थे, बहुजन समाज को एक्सेप्ट करने के लिए पार्टी को एक फॉर्मूला तब हुआ था जो अभी जारी है। मैम, आपके पिता गोपीनाथ मुंडे जी और फिर आप, दशहरा मेला का आप लोग, आपने भी वो ट्रेंड उनका कायम रखा जो उन्होंने आपके पिताजी ने शुरुआत की थी। मगर वहीं बीजेपी के कुछ अब नेता हैं महाराष्ट्र में आ रहे हैं और लगातार वो जो भाषण दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है एक है तो सेफ है। अब इसके लिए फिर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि डरोगे तो मरोगे। तो ये जिस तरह से तमाम ऐसे विवादित बयान हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, तो इन सबको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इसमें अगर सारे बयान विवादित है तो मोदी जी ने जो कहा है वो ही, मैं उसको बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से देखती हूँ। एक है तो सेफ है, ये अलायंस पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा है कि हम लोग तीनों एक है तो हम सेफ है। ये वोट कार्यकर्ताओं के लिए भी एक मैसेज है कि अब हम लोग एकजुट है तो सेफ है, क्योंकि बहुत जगह पे कार्यकर्ताओं को अलग एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, अलग पार्टी को, उनको भी ये जाता है। और वो सारे जो हमारे समर्थक हैं सालों से, जो हमारे सारे वोटर्स हैं, उनको भी कह रहे हैं कि जब तक हम एक है तो सेफ है। तो सेफ, और ये कोई गलत वर्ड्स तो नहीं है, कोई किसी को अवहेलना वाले शब्द तो नहीं है, तो इसमें कोई मुझे नहीं लग रहा कोई गलत बात है। मगर योगी जी का जिस तरह से बयान है, आपने उस पर टिप्पणी भी की है कि महाराष्ट्र की ये कल्चर नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आप क्या कहें? ठीक है, मैंने कोई टिप्पणी जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बयान दे चुकी हूँ और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है। अब मैं उस पर रिपीटेडली बात करना नहीं चाहती हूँ। मैम, बीड़ में मुद्दे इस बार क्या रहेंगे, यहाँ का विजन क्या रहेगा बीड़ के डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, मैंने जैसे कहा, हर मतदार संघ में 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं और इसलिए विकास के मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित करना की हमारा जरूरत है और मैं चाहती हूँ लोग ऐसा करें, पर थोड़ा पर्सनल भी जाएगा चुनाव, क्योंकि अभी मेरा लोकसभा हुआ है तो थोड़ी लोकसभा में बहुत सिर्फ 6,000 वोटों से मेरा पराभव यहाँ हुआ, तो ये थोड़ी चोट भी है लोगों के दिल में, तो उसका थोड़ा सा परिणाम तो है, उसको हम देख रहे हैं कितना रिपेयर कर सकते हैं। तो कोई असेसमेंट आप लोगों ने किया, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए थे, यहाँ पे आपको भी हार का सामना करना पड़ा, तो आपने इवैल्यूएशन किया क्या कारण थे? कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक परिस्थिति, मैंने जैसे कहा, लोग तो 2-2 लाख से 1.5 लाख से भी आ रहे हैं, तो 6,000 तो बहुत बड़ी मतलब वोट नहीं है ना संख्या, क्योंकि जितने वोट मुझे मिले थे 2019 में, मेरी बहन तब खड़ी थी, वही वोट है हमारे, कम नहीं हुए। तो मुझे 6.25 लाख वोट मिले हारने के बाद, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अलग परिस्थिति थी, तो इसलिए सहानुभूति भी लोगों में बहुत है, उसका परिणाम है, उस चुनाव का थोड़ा चोट का परिणाम है। अभी आपने कहा कि आपने कुल 35 सभाएं आज कंप्लीट कर दी, पूरे राज्य में आप घूम के स्टार प्रचारक के तौर पे बीजेपी के लिए, महायुति के सारे पार्टनर्स के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनकी काफी कम सभाएं लगी मराठवाड़ा में, तो आपको क्या लगता है ये मनोज जारंगे पाटिल, ये जो थे जिन्होंने मराठा रिजर्वेशन के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और वो लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, फडणवीस जी पे निशाना साधते, तो क्या ये कारण है कि वो मराठवाड़ा में इतने प्रचार प्रसार नहीं किया उन्होंने? देखिए, हम लोग, मैंने जैसे कहा, हम 2009 से स्टार कैंपेनर्स हैं, हम
देवेंद्र जी भी, वो तो अध्यक्ष थे तब, सरकार भी नहीं थी। तो एक सबका अपना एक एरिया होता है कैंपेनिंग का। तो जैसे शहरों की सभाओं में हमेशा देवेंद्र जी ज्यादा जाते हैं, ग्रामीण की सभाओं में मैं ज्यादा जाती हूँ और 2-3 मेरे साथी हैं। तो एक हमने अपना अपना डिवीजन किया है और मुझे लगता है इसमें कोई ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैम, कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि आप नाराज थी पार्टी से, पार्टी ने आपको 5 साल साइडलाइन किया, और कितने बार आप खुले मंच से भी इस चीज को, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर भी आपने इस चीज को रखा है। तो अब क्या लग रहा है, सिचुएशन कुछ बदली है? मेरे जैसे नाराज और ज्यादा लोग हो जाए जो 35-35 सभाएं ले रहे हैं, खुद के परिवार का कोई टेक्निकली डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, तो और पार्टी स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये सारी चर्चाएं होती रहती है। लीडर, हर कोई अपने अपने लेवल पे एक लीडर होता है, उसके साथ जो भी होता है उसके जो फॉलोअर है उस पर रिएक्ट करते हैं। मेरे अपने मुंह से कभी भी रिएक्ट नहीं किया है, ये हमेशा मीडिया ने भी माना है। मेरे हर कदम पर थोड़ा मीडिया का आकर्षण ज्यादा होता है, और जैसे मैंने कहा 7 से 8 सभाएं मैं रोज लेती हूँ, 25 मिनट भी हर सभा में भाषण करूं तो मैं 6 से 8 घंटे बात ही करती रहती हूँ, और सब ऑन लाइव मीडिया पे होता है। फिर भी कोई चूक नहीं मिलती है। पर कोई प्रिंट मीडिया के साथ इंटरव्यू करते टाइम वो अपने तरीके से छाप दे तो एक सनसनी केस तैयार हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाती है। और जब भी मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ तब ऐसी न्यूज आती ही रहती है। तो मुझे लगता है जब ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरी अच्छी न्यूज, अच्छा काम कर रही हूँ। तो आम के ही पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं, नीम के पेड़ को तो नहीं मारते। मेरे 2 आखिरी सवाल है मैम। पहला उसमें से ये है कि लाडकी बहन योजना काफी हिट हुई, तो ऑपोजिशन ने कहा कि हमारी स्कीम थी, उसको कॉपी कर लिया गया कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी एक और अलग से स्कीम उन्होंने अनाउंस कर दी। सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं उनके लिए 7,000 रुपए MSP उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये तमाम वादे जो आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना इफेक्ट है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद लाडकी बहन योजना आया? तो ये जो सारे वादे हैं या ये जो सारे डिक्लेरेशंस हैं, ये जैसे कोई बादल में नहीं है, कोई आकृति बन जाती है और फिर बिट जाती है, वैसे है। हमारा जो है वो कॉन्क्रीट है। हमने जो है बोला है और किया भी है। अगर ये लोग करना चाहते तो इनके पास इतने साल तक सत्ता थी 2014 के पहले, और अभी भी ये 2.5 साल वो यहाँ भी सत्ता में थे, तब उन्होंने ये सब योजनाएं करके दिखाते तो लोग विश्वास करते। हमने तो करके दिखाया है, हम सिर्फ बोल रहे नहीं है, लोगों को ये विश्वास है। मोदी जी के काम के वजह से लोगों में विश्वास है कि जो हम बोलेंगे वो करेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी लगातार आरोप लगा रही है कि काम, वो हमारे बारे में, हमारा तो प्रचार नहीं कर सकते, वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, पर काम क्या है? जैसे महाभारत में लिखा है ना, ये सूर्य और ये जयद्रथ, वैसे हमारा काम है, हम हवा में काम नहीं करते। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, उसका असर भी उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव, नैरेटिव उन्होंने क्रिएट जरूर किया था जिसका हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर ये नैरेटिव अब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है, इससे पूरे देश की पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा। तो पूरे विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है, यहाँ पे किस तरह से यहाँ का रिजल्ट देश की राजनीति में फर्क डालेगा, और महायुति को आप कितनी सीट देख रही हैं आते हुए यहाँ पे? मैं देख रही हूँ स्पष्ट बहुमत आते हुए, और यहाँ का देश की राजनीति में, क्योंकि हम महाराष्ट्र हमेशा देश की राजनीति में एक लीडिंग स्टेट रहा है, तो इसका परिणाम जरूर होता है। इकोनॉमिकल कैपिटल है यहाँ पर देश की, तो इसका परिणाम जरूर होता है। और मुझे पूरे बहुमत से सरकार आने के बाद एक अच्छा परिणाम पूरे देश में